quick revision for the chapter SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो कॉन्सेप्ट हैं और उन सभी कॉन्सेप्ट को एक जगह कर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और इन कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, रिपीट पाथ एट अ रेगुलर इंटरवल। अगर रेगुलर इंटरवल पर कोई भी मोशन हो तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे, अगर वो रेगुलर इंटरवल पर अपना पथ रिपीट करे तो अगर उसे ही हम क्लासिफाई करें तो जो पीरियोडिक मोशन एक मेन पोजीशन के अराउंड होगा, मतलब उसका एक मेन पोजीशन होगा, उसका जो रिपीट करने का जो प्रोसेस है वो एक मेन पोजीशन के अकॉर्डिंग करेगा। उसका जो मेन पोजीशन होगा तो उसे हम ऑसिलेशन कहेंगे, और उस ऑसिलेशन का अगर एम्पलीट्यूड अगर स्मॉल है तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, है ना। अगर पीरियोडिक मोशन ही कुछ ऐसा होंगे जो ऑसिलेशन नहीं होगा, मतलब वो टाइम के एक इंटरवल के बाद अपना पथ रिपीट करेगा, लेकिन एक मेन पॉइंट के अराउंड वो ऑसिलेशन नहीं करेगा, तो उसे हम ऑसिलेशन नहीं कहेंगे, बल्कि वो पीरियोडिक मोशन होंगे ज़रूर। जैसे यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, सैटेलाइट मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, और रोटेशनल मोशन। इन सब में रोटेशन होते हैं, लेकिन एक क्या बोलते हैं उसको, एक मीन के अलाउ नहीं होते हैं, तो एक मीन को वो बेस नहीं करते, तो और इसीलिए उसको हम ऑसिलेशन नहीं कह सकते। तो एसएसएम का जो कंडीशन होते हैं तो उसमें देख सकते हैं कि एफ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स क्यूब तो उसे हम एसएसएम कहेंगे। उसका कंडीशन ये होते हैं, अगर एफ मतलब फोर्स अगर एक्स का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है और क्यूब का प्रोपोर्शनल है, ये सब ट्रांसलेशनल मोशन का होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें एफ क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के, और एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, और एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा है कि एट मीन पोजीशन द एफ इक्वल टू 0, ऑफ कोर्स मीन पोजीशन पर फोर्स इक्वल टू 0 होते हैं। और यहाँ पर अगर फुल साइकिल ऑफ द एसएसएम अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर इस चित्रों को आपको देखना होगा, और इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 0 से मोशन स्टार्ट किया है, एसएसएम स्टार्ट किया है, और जब वो एकदम एक्सट्रीम पे जाता है तो मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस a कवर कर लेते हैं। अगर फिर से वो लौट कर मीन में आ जाते हैं तो नेगेटिव a एंड पॉजिटिव a 0 हो जाते हैं, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाते हैं। अगर माइनस में a जाते हैं तो इसमें एक्सट्रीम पर माइनस a होते हैं इसका वैल्यू। और अगर फिर से अगर वो अपना जो फर्स्ट पोजीशन था उस पोजीशन में आ जाते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाते हैं। और इस फुल साइकिल में जो टाइम पीरियड होते हैं उसको t मतलब जो कैपिटल T से डिनोट करते हैं, मतलब ये फुल वेव का, फुल एसएसएम का टाइम पीरियड है। और अगर आप देखें कि x इक्वल टू 0 से एक्सट्रीम तक इसको अगर हम डिवाइड करें दो पार्ट में, एक पार्ट जैसे देख सकते हैं कि a/2, a को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, a/2 तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, t/12, ये आपको याद रखना है, t/12 रखिएगा। और अगर a/2 तक आते आते कितना फेस दैट मीन्स फाई, कितना फाई वो क्रॉस किया होगा, उसको आप जानने के लिए t इक्वल टू 2 रख दीजिए। मतलब t इक्वल टू 2 अगर रखेंगे तो t/12 की जगह t इक्वल टू 2 रखेंगे तो π/6 इसका फेस डिफरेंस आ जाएगा। और इसी तरह
उसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें ये पार्ट कवर करने में इसका समय लगेगा t/6 है ना। और इसमें अगर टी के वैल्यू अगर आप 2 पाई रख देंगे 2 पाई रख देंगे तो इसका फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, π/2। सॉरी, मतलब ये होगा π/3, ये होगा मतलब π/2 जो होगा, इसको और इसको प्लस करके टोटल फेज डिफरेंस एक्सट्रीम में जाने तक, एक्सट्रीम में पहुंचने तक टोटल फेज डिफरेंस होगा आपका π/2 और टोटल टाइम पीरियड होगा t/4। दैट मीन्स मैं आपको कहूँ कि अगर टोटल साइकिल में दैट मीन्स एक एसएसएम के एक जो साइकिल होते हैं, एक जो वेव साइकिल होते हैं, तो उसमें अगर हम देखें कि इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लिए, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, तो हम जानते हैं कि टोटल साइकिल का जो टाइम पीरियड होते हैं उसका टाइम पीरियड होता है टी। तो ये वाला तो 1/4 ऑफ द टोटल साइकिल है ना, तो इसीलिए हमारा क्या होगा आंसर 1/4 ऑफ द टी, दैट मीन्स t/4। और इसी तरह अगर हम पाई को देखें, मतलब टोटल अगर साइकिल ये क्रॉस करे तो इसमें टोटल फेज डिफरेंस होगा ट्वाइस पाई, दैट मीन्स 360। तो अगर ट्वाइस पाई होगा तो एक जो पोर्शन होगा 4 पोर्शन में से 1/4 ऑफ द पोर्शन में अगर वो फेज डिफरेंस क्रिएट करे तो वो π/2 होगा, क्योंकि 4 × π/2 = ट्वाइस पाई होगा। ये आप ऐसे समझ सकते हैं। ये मतलब आपको कॉन्सेप्ट याद करने के लिए बता रहा हूँ। और अगर π/2 से a/2 से a तक जाने के लिए वो t/6 टाइम लिया है, और उसके थोड़ा सा बाद a/2 का थोड़ा सा बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें x का वैल्यू जो यहाँ से 0 से स्टार्ट किया था, x का वैल्यू a/√2 हो जाते हैं, और उसमें फेज डिफरेंस हो जाता है आपका π/4, है ना, π/4, और टाइम हो जाते हैं t/8। इसको आपको याद करना है, ये एक स्पेशल केस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडीशन फॉर एसएसएम। देखिए, आप सब लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि मैं तो एक प्रोफेशनल टीचर हूँ नहीं, तो मैं जस्ट कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहा हूँ और आप सब लोगों को भी रिवाइज करने में हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन मैं एकदम क्लियर कट आपको समझा नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पर समझने में लग गया तो शायद टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और समझना आपको उन्हीं से है जो इनमें माहिर होता है। जैसे पीडब्ल्यू के बड़ा बड़ा टीचर होते हैं, अलग सर और एमआर सर, इनसे आप समझ सकते हैं और यहाँ पर आके आप नोट से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a - ω² x ये कंडीशन होता है। यहाँ पर एसएसएम के क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन के कंडीशन होते हैं, है ना, मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। और इस रिलेशन को याद कर लीजिए, ω = k/m, इसको आपको याद करना है। और इस रिलेशन को भी जान लीजिए, ω = 2π/t होते हैं, और उसको 2πf लिख सकते हैं, जिनको हम ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इक्वेशन ऑफ द नॉट फ्रीक्वेंसी, दिस इज एसएसएम, इक्वेशन ऑफ द एसएसएम, यहाँ पर गलत लिखा है। इस इक्वेशन ऑफ द एसएसएम ऐसे हम लिख सकते हैं। देखिए, इस इक्वेशन को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से डायरेक्ट सवाल आ जाता है। देखिए, ω² की जगह कुछ वैल्यू दे देगा और आपको ओमेगा का वैल्यू निकलना होगा। तो इस इक्वेशन से आप रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन को याद कर लीजिएगा, और इसको सॉल्व करके हमारा ये पोजीशन का इक्वेशन आते हैं, देख सकते हैं। देखिए, पोजीशन का इक्वेशन a sin ω/t + phi। अगर हम इससे अगर हम वेलोसिटी निकालें तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करें तो कॉस फंक्शन आ जाएगा और ω1 इसमें ऐड हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन का रूल है। और अगर उसको
फिर से डिफरेंशिएट करें वेलोसिटी को तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। और कोस को अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करें तो माइनस साइन आ जाएगा, और ओमेगा और एक आके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना जरूरी है कि पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये सीरीज में π/2 का फेज डिफरेंस में रहते हैं, है ना, π/2 का फेज डिफरेंस। अगर पोजीशन से डायरेक्ट हम एक्सेलरेशन पे जाते हैं तो उसका फेज डिफरेंस कितना होगा प्लस पाई, मतलब 180 डिग्री। ये आप फेजर डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसके बाद हमारा ये इक्वेशन आपको याद करना है कि वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन ऐसा होता है, वेलोसिटी इक्वल टू √a² माइनस x स्क्वायर, और इसके ग्राफ ए वी और एक्स के जो ग्राफ होते हैं वो एलिप्स होते हैं, एलिप्स हो जाएगा। और यहाँ पर एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये एक्सेलरेशन रिलेशन याद करना है, एक्सेलरेशन एंड पोजीशन के बीच में जो रिलेशन होते हैं। और ए एक्स के बीच में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, इसको याद करना है। देखिए यहाँ पर अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनका अगर मैक्सिमम वैल्यू देखें तो देखिए एक्स का मैक्सिमम कितना होता है, एक्सट्रीम पर प्लस ए होते हैं, और वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, वेलोसिटी यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पर इक्वेशन क्या था, वेलोसिटी ए ओमेगा कोस थीटा ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब इसका वैल्यू जब 1 हो जाएगा तब वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू होगा। और उसी तरह साइन का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तब एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पर उसी तरह साइन का वैल्यू जब 1 हो जाएगा एक्स का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम काइनेटिक एनर्जी को समझे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अगर वी स्क्वायर को हम देखें, देखिए भी में क्या था, ये देख सकते हैं ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब ए स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर आएगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर में ये स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर एंड एम को हम के लिख सकते हैं। तो उसी तरह ये इक्वेशन बना है, देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कोस स्क्वायर, कोस को भी इस फंक्शन को भी स्क्वायर कर देना है, कोस स्क्वायर ओमेगा डी प्लस फाइव, ठीक है ना। और उसी तरह देख सकते हैं हाफ ऑफ के, मतलब ओमेगा स्क्वायर और एम को मल्टीप्लाई करें तो के आ जाएगा, और ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा डी प्लस फाइव, और पोटेंशियल एनर्जी को उसको उल्टा कर देना है, सेम होगा, और सिर्फ फंक्शन को पलट देना है, और इसको हम एक्स भी कह सकते हैं, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, है ना। और उसके बाद अगर यहाँ पर आए तो ये अब आपको याद करना है, अगर साइन का फंक्शन है निगेटिव साइन तो ये ग्राफ, पॉजिटिव साइन ये ग्राफ, अगर निगेटिव कॉस का फंक्शन है ये ग्राफ, पॉजिटिव कॉस का फंक्शन है ये ग्राफ, ठीक है ना। और उसके बाद स्प्रिंग में आए, देखिए स्प्रिंग अगर किसी भी पोजीशन पे हो, अगर स्प्रिंग जैसे ये मास ऊपर में हो, स्प्रिंग ऐसे ऐसे दिया हो, यहाँ पर हिंज कर दिया हो, तब भी आपका वैल्यू सेम आएगा, उसका पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। स्प्रिंग पे देखिए यहाँ पर स्प्रिंग किसी भी पोजीशन पर हो, है ना, ये आपको याद करना है। इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2π√m/k, और k ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/लेंथ। स्प्रिंग का जो लेंथ होते हैं, मतलब जितना बड़ा लेंथ उतना कम स्प्रिंग कांस्टेंट, जितना कम लेंथ उतना बड़ा स्प्रिंग कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसे ये ऐड होता है कि k1 k2/k1 + k2, इसको आप याद करना है, ये इक्विवेलेंट होते हैं, और बाकी फार्मूला सेम होते हैं, सिर्फ के जगह के इक्विवेलेंट बिठा दीजिए। और यहाँ पर इक्विवेलेंट हो जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं k1 + k2, और सेम तरह का टाइम पीरियड हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन किया मैंने, क्वेश्चन क्या देखिए,
अगर इन दोनों पैरेलल है तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, है ना। अगर और ये दोनों सीरीज में है तो ये k/2 होगा, मतलब पैरेलल तो नहीं है यहाँ पर, सीरीज एडिशन में रेजिस्टेंस का पैरेलल जैसा हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा k/2, और ये फिर से पैरेलल में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड करके 5k/2 आया, है ना। अगर इसके बाद पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंडुलम का टाइम पीरियड 2π/√L/g होते हैं, और इसका t² और L का डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ आते हैं, ये आपको मालूम होगा। और उसके बाद अगर वो सिस्टम अगर चले ऊपर में, जिसमें सिंपल पेंडुलम है, सिस्टम ऊपर में चल रहा है, तो इसका जो सीडो फोर्स ये ऑपोजिट में ऐड होगा, और उसके लिए इसी वजह से जी के साथ एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, और यहाँ पर उसका ठीक ऑपोजिट है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन घट जाएगा। और यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल में सिस्टम चले तो सीडो फोर्स इसका पीछे लगेगा, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बाद लिए जो फोर्स लगा था वो नीचे हो जाएगा, और उसका इफेक्टिव इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन इफेक्टिव ऐसा हो जाएगा √g² + a²। तो इसमें और हम अगर केस देखें कि देखिए यहाँ पर हिंज पॉइंट में एक चार्ज रखा है और मास के साथ एक चार्ज रखा है, मतलब इसमें फोर्स एक ही डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली लगा रहेगा, तो इसलिए टाइम पीरियड में कोई सेंस नहीं आएगा। और यहाँ पर हम अगर मास के साथ क्यू लगा दे, एक पॉजिटिव चार्ज लगा दे, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे हम अगर एक्ट कर दें, तो इसमें सेंस ये आ जाएगा इफेक्टिव एक्सेलरेशन में g + QE/m। इसको आपको याद करना है, ये सब स्पेशल केसेस है, आपको याद रखना है। शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको ये दिखा रहा हूँ, और आप इन सबको याद करना है ना। तो उसके बाद सेकंड पेंडुलम एक कॉन्सेप्ट आता है, मतलब सेकंड पेंडुलम ऐसा होता है कि उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो जाते हैं और लेंथ 1 हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2π/L/g, लेंथ अगर 1 है तो 1/10 √10 एग्जैक्टली नहीं होते, लेकिन अप्रोक्सीमेटली पाई के बराबर हो जाते हैं, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, और पाई के साथ पाई कट जाते हैं, तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो जाते हैं। इसको आप याद रखना है। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर पेंडुलम का लेंथ अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो, लार्ज लेंथ हो, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है, ये यहाँ पर आर जो होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ होगा। अगर r = L होगा तो r 2π/√R/2 होगा। अगर लेंथ बहुत बड़ा होगा r से, तो लेंथ अगर बहुत बड़ा है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। और इनफाइनाइट मतलब लेंथ बड़ा है, ये एकदम छोटा हो जाएगा, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सॉरी इनफाइनाइट नहीं, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और जो टाइम पीरियड का वैल्यू होगा 2π/R/g होगा यहाँ पर, है ना। तो उसके बाद अगर हम और केस देखें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट विथ SSM इमर्ज इन अ लिक्विड, अगर हम लिक्विड पे इमर्ज करें एक पेंडुलम को, अगर हम SSM को, अगर SSM हो रहा है कहीं पर, उसको हम लिक्विड में इमर्ज करें, तो उसका फॉर्मूला ये हो जाता है 2π तो कॉमन है, √L/g 1 - ρ/σ। इसमें रो होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड सिग्मा होता है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज गेटिंग ऑसिलेट और SSM। ओके, नाउ कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, उसमें रोड होगा, मतलब उसका मास भी होगा। अभी तक तो हम स्ट्रिंग के साथ मास लटक रहा है ऐसा देख रहे थे, तो अभी जो स्ट्रिंग है उसका ही मास होगा, मतलब रॉड होगा। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि 2π = I/mgd। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड m होता है मास ऑफ द रॉड, एंड g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड d होगा कि डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज पॉइंट टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, ये होगा। और अगर यहाँ पर कंसेप्ट है कि अगर अर्थ के बीचों बीच में एक टनल खुदे, तो मास को
यहाँ से यहाँ तक आने में 43 मिनट टाइम लग जाएगा, 42 मिनट टाइम लग जाएगा, और ऑसिलेशन अगर करे तो टाइम पीरियड होगा 84 मिनट होगा, ये याद रखिएगा। और सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट ऐसा है, अगर सेम एक्सिस पर दिया है, मतलब उसका डायरेक्शन एकदम सेम है, तो उसका सुपरपोजिशन स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर एक्स वाई मतलब परपेंडिकुलर दिया है इक्वेशन, तो उसका सुपरपोजिशन ऑफ द एसएसएम होगा सर्कुलर पथ। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो बस इसी के साथ हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। मुझे पता है कि मैं अच्छे से समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ नहीं, तो आप लोग कोऑपरेट कर लीजिएगा और चैप्टर को अच्छे से निपटाइएगा शॉर्ट नोट्स के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाय।